वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, केवीएस एग्जाम में अगर आपको सेलेक्ट होना है, सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए, एक शिक्षक और शिक्षिका बनना है, तो आपको यहाँ पर एक ऐसी तैयारी हम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प आपके लिए लेकर आए हैं। जो बच्चा पेड कोर्स नहीं खरीद पा रहा है, उनको दिखाएंगे कि क्वेश्चंस की सीरीज किस तरीके से मॉडल पेपर में पूछी जाती है। हमने इस वीडियो में हर तरीके के क्वेश्चंस, पहले हिंदी चलेगा, उसके बाद कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन जो आएगा बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा, जीएस सेक्शन, करंट अफेयर। तो आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हम जो टॉपिक लेते हैं हिंदी। हिंदी के 10 क्वेश्चंस में अपना स्कोर देखिएगा, अपने आप को देखिए कहां पर आप हैं, कैसी तैयारी है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर। हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत की बात करें तो ये हिंदी ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर देखी जाए, जितनी भी भाषाएं हैं, वर्ल्ड लेवल में जितनी भाषाएं हैं लिखित रूप में, उनमें सभी में संस्कृत को एक प्रमुख स्थान, प्रथम स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे या देखेंगी तो आपको मैं बता दूं कि जब राजभाषा की बात करें तो आपको पता है भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा हिंदी है। और ये जो हिंदी है मेरे लाल, तो आपको मैं बता दूं ये 1949 को, न कि 50 आप मारेंगे, 1949 में जो आता है डेट 14 सितंबर, ये 14 सितंबर को निर्णय लिया गया। इसलिए कभी भी गलती से 50 नहीं मारिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का बेटा आंसर किसके साथ चला जाएगा, 1949 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। बहुत से बच्चे देश में संविधान के रूप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो 50 मारकर अपने क्वेश्चन को गलत करते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसी क्वेश्चन नंबर 2 पर आधारित 3 है। अगर देखा जाए हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। यदि आपको बनना है सरकारी अध्यापक, सरकारी अध्यापिका, केवीएस एग्जाम के लिए सब्सक्राइब कर लें। आपको एग्जाम की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिएगा दोस्तों, कहते हैं इस क्वेश्चन में आपसे कि भाई हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए यहाँ पर निर्णय लिया गया था। और इसी 14 सितंबर को जब निर्णय लिया गया तो ये कहा गया कि ये 14 सितंबर जो है ना, यही दोस्तों 14 सितंबर हम हिंदी दिवस अब हर साल मनाएंगे। तो वर्ल्ड लेवल में हिंदी दिवस मनाई जाती है 10 जनवरी को, यानी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, और अगर भारतीय स्तर पर मनाई जाती है तो 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन राजभाषा को यहां पर बनाने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस देखने को मिलता है, इस 10 क्वेश्चन हिंदी के बाद आपको कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिलेंगे जो बिल्कुल नए पैटर्न पर होंगे। हाँ, 5 कंप्यूटर के क्वेश्चन केवीएस में आएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर आपको क्वेश्चंस में करना है कि आप किस वर्ग में रखेंगे बेटा, तो आप रखेंगे राजभाषा में। क्यों रखेंगे? क्योंकि राष्ट्रभाषा तो है नहीं। और राजभाषा में इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने तीसरे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में देखा है कि 14 सितंबर 1949 को हमने राजभाषा का यहाँ पर प्रस्ताव दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बेटा मिलता है तो आप क्या करेंगे बताइए। तो आप क्या करेंगे कि दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया की तरफ अगर जाएंगे तो आपको चेन्नई वाला ऑप्शन लॉक करना पड़ेगा, जो तमिलनाडु में स्थित है। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 6 नंबर। ये हिंदी का क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि कहता है कि जब आप हिंदी पढ़ रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि हिंदी का विकास जो है वो कहां से हुआ, हिंदी का विकास कहां से हुआ है, ये आपको लॉक करना है। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत, एंड लास्ट वन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी का विकास हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। पहली बात ये आपको याद रखना है, वो हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। अब जब अपभ्रंश से हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के पहले अपभ्रंश आना चाहिए, है कहीं?
आना चाहिए है कहीं, आना चाहिए, हिंदी तो नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। आंसर हमारा डी लॉक हो जाएगा। तो पाली से प्राकृत में चेंज, प्राकृत से भैया अपभ्रंश में चेंज, अपभ्रंश में हिंदी का रूप आया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? आपको याद रखना है कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। कंठ ध्वनियां वही होंगी जो कंठ के द्वारा उच्चारित होंगी। कंठ ध्वनियां वही होंगी जो कंठ के द्वारा उच्चारित होंगी। जैसे आप का वर्ग में जाओगे, क्या बेटा, आप का वर्ग में जाओगे तो आपको मिलेगी का, आपको खा, आपको गा, आपको घा और आपको ये। अब का वर्ग में आप जाते हो तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कंठ ध्वनियां, इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है यार। अलावा ये है आपका चाचा जा, क्या है, तालव्य है, और ये है आपका मूर्धन्य। तो आंसर हमारा डी लॉक हो जाएगा। का वर्ग में ये 5 सदस्य आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। आपको यहाँ पर लॉक करना है, आपको यहाँ पर लॉक कर देना है 8 नंबर। बताइए क्या आंसर होगा। हाँ, 10 क्वेश्चन के बाद सीधे कंप्यूटर को आपको यहाँ पर कंप्यूटर से रूबरू कराएंगे, जो 5 क्वेश्चन एग्जाम में कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको जीके सेक्शन, उसके बाद आपको करंट अफेयर। देखिएगा किस तरीके से केवीएस एग्जाम पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, वही लिया है। निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण दोस्तों वो होते हैं जो हर वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें। अगर आपको नहीं पता है, जैसे अगर हम बात करें का वर्ग लेते हैं, का, खा, गा और घा और इंग्या। हमारी हिंदी की क्लास कौन से बच्चे ने नहीं ली होगी, बताइए। कोई बच्चे ने छोड़ी भी होगी हिंदी की क्लास की, भाई हिंदी की क्लास ना ली हो। का वर्ग की बात करें तो पहले एक छोड़ दीजिए, फिर एक छोड़ दीजिए, तो ये क्या है, ये हर एक एक को छोड़ के ये अल्प प्राण, और जो छूटा हुआ है दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर, ये महाप्राण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आंसर हमारा यहीं पर मिलेगा। देखिए का पर भी है गोला और गा पर, ये जो इसमें गोला लगा दिया है वो है अल्प प्राण है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। रात के 10 बजे केवीएस तैयारी के लिए तांडव मचाएंगे, सब्सक्राइब कर लो और टाइम याद रखो। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और वहीं दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। तो दोनों भाषाओं को कतई भूलना नहीं, मिस नहीं करना। हिंदी भाषा के लिए देवनागरी और पंजाबी के लिए गुरुमुखी। बोलो राइट ना, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। कौन बच्चा केवीएस के लिए डिटेल में क्लास भी पढ़ना चाहता है? तो उसके लिए डिटेल वाली भी क्लास हम लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से हैं आपको लॉक करना है। अब देखिएगा जब अयोगवाह वर्ण की बात करें तो हम कहेंगे अयोगवाह वर्ण की संख्या होती है 2। अयोगवाह वर्ण की संख्या होती है 2, एक होती है अंग और एक होता है आहा। ये अंग आहा जो है ये अयोगवाह कहलाते हैं, और अंग आहा का मतलब है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं, क्या आप तैयार हो कंप्यूटर के लिए? क्या आप सभी तैयार हो? कंप्यूटर के जो एग्जाम में न्यू पैटर्न पर आने वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले कंप्यूटर कुछ अलग लेवल में आता था, इस बार 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के रख दिए गए हैं और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रख दिए गए हैं। तो चलिए क्या आप तैयार हैं कंप्यूटर के लिए? एक बार थम्स अप करिएगा, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर के लिए पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये आ गया है। ऑप्शन 4 बान न्यूमैन, जे.एस. किल्वी, चार्ल्स बेबेज, या फिर इनमें से नन ऑफ दीज के ऑप्शंस पर जाएंगे। तो फिलहाल चार्ल्स बेबेज इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं कंप्यूटर का। यह दूसरा क्वेश्चन है। कहता है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आपको लॉक करना है। कंप्यूटर का सबसे पहला नाम, यानी सबसे पहला जो है कंप्यूटर को हम क्या मानेंगे? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस में, देखिए यहाँ पर डी ऑप्शंस में नोवेला भी है, टेंडी भी है, इनिएक भी है, ट्राइस भी है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, ये दोस्तों जो आपका इनिएक कंप्यूटर है, ये इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये बहुत ही ज्यादा लेवल में एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है। हाँ जी, इनिएक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा, इनिएक का फुल फॉर्म, इनिएक भारत का सबसे पहला, यानी सबसे पहला कंप्यूटर, भारत की नहीं, सबसे पहला कंप्यूटर जो है इनिएक, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ
कंप्यूटर से आया है क्वेश्चन, तो भैया साक्षरता इसकी पता होना चाहिए कि भाई साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कंप्यूटर दिवस हम कब मनाते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए भैया, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं ये आपको बताना है। कंप्यूटर दिवस एक्चुअल में हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। क्या, क्यों मनाया जाता है ये भी आपको बताना होगा। चलिए भैया, ठीक है। अरे भाई सिंपल सी बात है, बच्चों और महिलाओं में, भारत में बच्चे, महिलाएं, पुरुष, उसमें तकनीक को विकसित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। शुरुआत कब हुई थी, तो 2001 में बेटा कंप्यूटर मनाने के लिए शुरुआत की गई थी। प्रथम पहल है ये, फर्स्ट पहल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, आपको लॉक करना है। देखिएगा, अगर आप हिंदी नाम की बात करेंगे तो आप परेशानी थोड़ी सी आपको लगेगी, जो बच्चा हिंदी नहीं पढ़ा होगा, इंग्लिश वाला बच्चा होगा। लेकिन अगर हिंदी पढ़ा होगा तो बच्चे को पता होगा कि कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो संगणक होता है, संगणक होता है। और कंप्यूटर के जो जनक है वो है चार्ल्स बेबेज। पहला कंप्यूटर था वो ENIAC था। और मैंने आपको क्या बताया कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। पहली बार 2001 में सबसे पहले कंप्यूटर दिवस मनाने की घोषणा की गई। 15वां क्वेश्चन है ये आपका CPU का है, आपको लॉक करना है। इसके बाद हम अगले चैप्टर पर पढ़ेंगे, यानी GS वाले सेक्शन को देखेंगे कि क्वेश्चन GS और करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी बने रहिएगा, सोना सुबाना ये चलता रहेगा। बस कंसंट्रेशन कुछ ही बच्चे कर पाएंगे और वही बच्चे एग्जाम को फतेह करेंगे। जरूरी नहीं कि हमारी क्लास में कंसंट्रेशन, जरूरी यह है कि आप सेल्फ स्टडी में कंसंट्रेशन कर रहे हैं या कर रही हैं। जरूरी यह है कि आप किताबों पर ध्यान दे रहे हैं या दे रही हैं, या किसी भी अदर टीचर पर ध्यान दे रहे हैं दे रही हैं। सारे बेस्ट में यहाँ पर मेथड है, बस कंसंट्रेशन होना चाहिए। 15 नंबर आपके स्क्रीन पर है। CPU का फुल रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर ए लॉक हो जाएगा। इसको कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। राइट ना दोस्तों, ये क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है ना दोस्तों। बढ़ेंगे GS पार्ट पर, क्या आप सब रेडी हो, एक बार हाथ उठा दीजिएगा, बहुत बढ़िया। GS के लिए आप सभी बच्चे यहां पर आ जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपका GS का लेता हूं, बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपका GS का आ गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, हाँ GS शुरू हो गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। बताइए, ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करें, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का संविधान कब अपनाया गया था। अब क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से ना आए तो बिल्कुल हो नहीं सकता। संविधान की बात करें तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भी रखता है, जो सबसे लचीला संविधान भी माना जाता है। भारत में अगर पूछा जाए कि नागरिकता कौन सी है, तो ये क्वेश्चन आएगा 100% पूछा जाएगा। 99% तो मान ही सकता हूं, एकल नागरिकता है। अन्य देशों में आपको दोहरी नागरिकता देखने को मिलेगी। तो नागरिकता की बात करें, क्या नागरिकता की बात करें बेटा, तो भारत में जो है एकल नागरिकता है, केवल एक ही तरीके की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 49 को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 ही हम लॉक करेंगे। क्लियर है, चलिए ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। 26 नवंबर को यहां पर हमने जो है यहां पर ग्रहण किया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रबत्त हुआ था। ठीक है, वो दोनों में क्वेश्चंस में बहुत फर्क होता है। जब मैं आपको बोलूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बेटा, मैंने फिर से कहूंगा, जो बच्चा यहां पर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, देखिए अगर आप अपनाने की बात करेंगे, आपका कंफ्यूजन दूरी कर देता हूं, अपनाने की बात करेंगे और आप प्रवत्त की बात करेंगे। प्रवत्त का मतलब क्या होता है, प्रवत्त का मतलब होता है प्रभावी। 26 नवंबर 1949 को हमने अपनाया,
और 26 जनवरी 1950 को प्रबत्त हुआ, जिसको हमने संचालित किया। समझिए, तो इसलिए लैंग्वेज पर जाइए, आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, संविधान सभा में अगर देखा जाए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार सभी बच्चे यहां पर आपको पढ़ना है, सही से आंसर देना है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको मैं बता दूं, मसौदा समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 में मसौदा समिति को बनाया गया। क्या? 19 अगस्त 1947 को मसौदा समिति को बनाया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर बनाए। भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब अगर रूप समिति, मसौदा समिति, तो आपको घबराना नहीं है। क्लियर है? आप घबराना नहीं है। मसौदा समिति आ जाए, प्रारूप समिति आ जाए, ये सभी अध्यक्ष अम्बेडकर साहब ही लॉक होंगे। दूसरी चीज, भारतीय संविधान रूप में प्रमुख रूप में कौन जाने जाते हैं? अम्बेडकर साहब जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? पहला है बहादुर शाह जफर, दूसरा है नाना साहेब, तीसरा है बाजीराव प्रथम और चौथा है बाजीराव द्वितीय। आपको पता है, नाना साहब की बात करें तो कानपुर से नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति, जिसका जो प्रतीक था वो है कमल और रोटी, यानी कमल और चपाती। 1857 की क्रांति में नाना साहब का एक प्रमुख किरदार रहा है। 1857 की बात करें या अलग क्वेश्चंस की बात करें, पेशवा को कहा गया है, नाना साहब को पेशवा माना गया है। फिलहाल ये कानपुर से आपको लॉक करना है, पेशवा नाना साहब को लॉक करना है। तो कुल कुल मिलाकर घुमा घुमा के क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जा सकता है। नाना साहब का नेतृत्व, तो आप कानपुर मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। कहता है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। देखिए, जब आपसे कहा जाए कि कौन सी ऐसी मछली है जिसको मच्छर के लार्वा को खाने के लिए छोड़ा जाता है, मच्छर का लार्वा कौन सी मछली खाती है? क्वेश्चन में एग्जाम में आता भी है कि जब डेंगू हो जाता है ना लोगों को, जब डेंगू महामारी फैलती है या मलेरिया जैसे रोग फैलते हैं, तो मछली को लाया जाता है और तालाब और पानी में छोड़ा जाता है। तो मच्छर के लार्वा को खाने के लिए गैम्बूजिया मछली को छोड़ा जाता है। क्या? गैम्बूजिया मछली को छोड़ा जाता है, ये आपको याद रखना है पहली। ठीक है ना? दूसरी चीज, आपको एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर विशेष रूप से निर्मित जो है टैंक तालाब है, उसमें मछली का जो प्रजनन कहलाता है वो पिसीकल्चर कहलाता है। जो सेरीकल्चर होता है दोस्तों, वो रेशम कीट पालन होता है। विटीकल्चर होता है दोस्तों, क्या मुझे लगता है विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है ना? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और हार्टिकल्चर कहा जाता है, बागवानी को कहा जाता है, जिसमें बागवानी कराया जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन आएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है, सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? आकार में सबसे छोटा है तो आकार में है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। बताइए, क्या आकार में सबसे छोटा, हाँ, आकार में सबसे छोटा जो है महाद्वीप कौन सा है? क्लियर? बहुत बढ़िया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक देश और महाद्वीप, एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है, जो भारतीय और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो 3 मिलियन जो है मील के साथ पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप आता है, जहां पर कोई भी दोस्तों क्या है, ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई ज्वालामुखी नहीं है, वेल्केनोज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, अब देखिए इंडिया की अगर मैं बात कर लूं तो इंडिया के बीचों बीच से निकलती है कर्क रेखा, और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से निकलती है, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से निकलती है मकर रेखा। दोनों में आपको याद रखना, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है। क्लियर है? ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 22, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में रची गई थी? यानी ऋग्वेद जो है किस रूप में रचा गया था? अगर वेदों की बात करें तो वेद की दोस्तों बात होती है, तो वेद में जो आता है वो आता है ऋग्वेद आता है। वेद में दोस्तों आता है, क्या आता है? सामवेद आता है। जल्दी हमारे साथ बोलिए, वेदों में अगर देखा जाए तो यजुर्वेद आता है। क्या? बताइए, बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, ठीक है, यजुर्वेद आता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि इन वेदों में संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है, क्या यजुर्वेद एक ऐसा वेद दोस्तों माना गया है जो गद्य पद्य का वेद कहलाया। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, ये संगीत का वेद, और ये है जादू टोने का वेद है, तंत्र मंत्र का वेद है। तो इधर मैं मंत्र लिख देता हूं, इधर मैं संगीत लिख देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा। इधर में ये प्राचीन वेद है और इधर दोस्तों ये हो जाएगा गद्य पद्य का वेद, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 23 नंबर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पूछ रहा है, आपसे कहता है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। कमेंट कीजिएगा, आपको लॉक करना है भैया जी। देखिए हाँ, वीडियो को लाइक कर ले। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 23 नंबर है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग था। इसलिए 23 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्या था, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय से लेकर 1860 की बात करें तो ये कहीं ना कहीं अपना प्रतिनिधित्व जमा के रखा था। 1857 की जो क्रांति थी उसमें क्वेश्चन भी आता है, मैंने अभी जिक्र भी किया था। उसका प्रतीक क्या माना गया था, आपको पता है ना, प्रतीक रखा गया था, सिंबल रखा गया था, जिसमें झांसी से नेतृत्व किया गया, जिसमें नाना साहब ने नेतृत्व किया, बहादुर शाह ने करा, है ना। फिलहाल 1857 की क्रांति में जो प्रतीक रखा गया, कमल और रोटी रखा गया। क्या रखा गया, कमल और रोटी रखा गया। अगला क्वेश्चन है 24। 24 कह रहा है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, आपको लॉक करना है। भारत भारतीयों के लिए नारा है, ये संस्था ने दिया है, ये दिया है आर्य समाज ने दिया है। क्या बताइए, आर्य समाज के द्वारा दिया गया है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, क्या मैं यही कहूंगा, मैं कहता हूं दोस्तों 24 नंबर का जो आंसर है वो आर्य समाज के साथ ही साथ आपसे एक और क्वेश्चन में वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज। अगर मैं आपसे एक चीज और पूछ लूं, ये बताइएगा कि दयानंद सरस्वती ने किसकी जो है स्थापना की। ब्रह्म समाज में आता है राजा राम मोहन राय, आर्य समाज में आता है दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है 25। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति संस्थान कहां पर अवस्थित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थित कहां पर है। हाँ, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में समाहित किए हैं। क्या आप सब तैयार हो करने के लिए। हाँ बिल्कुल तैयार हो गए। मुझे लगता है कि 34 या 35 के बीच में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुंडापुर एवं करवार जो है ये आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है, आंसर बी हो जाएगा। देखिए केरल की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मसाला का राज्य, मसालों का राज्य और साक्षरता में नंबर 1। ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है तो ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई, आपको कमेंट करना है, आपको जवाब देना है। चलो स्वागत है। हाँ, कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या फिर यमुना नदी। अगर देखा जाए स्वतंत्र भारत की पहली जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना थी वो दामोदर नदी पर बनाई गई। याद आपको ये रखना है कि दामोदर नदी जो है वो कौन से राज्यों को कवर करती है, तो दामोदर नदी जो है वो 2 राज्यों को भी लाभ देती है, जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल को ज्यादा क्षेत्रफल में लाभ मिलता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर जाएगा भाई हमारा खस्सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार क्षेत्र में ये आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना मिल जाएगी। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है, आपको जवाब देना है। तारापुर जो प्लांट है, देखिए तारापुर जो प्लांट है, क्वेश्चन में ये आ सकता है कि तारापुर प्लांट कहां पर है। तारापुर प्लांट है आपका महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा तारापुर प्लांट आपका महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तारापुर प्लांट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए के साथ लॉक हो जाएगा। ये ऊर्जा स्टेशन के रूप में जाना जाता है, या इंग्लिश में कहें एटॉमिक प्लांट के रूप में जाना जाता है। यह भारत में निर्मित पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, क्लियर है, जो तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। 1961 में इसका शुरू हुआ था और
कहीं ना कहीं 1969 में ये कार्य करने लगा था। 28 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आगरा शहर को किसने बसाया? पहला है सिकंदर लोदी, दूसरा है अकबर, तीसरा है बहलोल लोदी और चौथा है शाहजहां। देखिए, जब भी हम कहते हैं आगरा शहर की, आगरा शहर में यहां से सिकंदर लोदी आप ऑप्शंस पर लॉक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिकंदर लोदी जो है 2 क्वेश्चन लेकर एग्जाम में जीएस में आते हैं। एक तो आता है, कहता है ये बताइएगा कि जो भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना, एक प्रमाणिक पैमाना, बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रमाणिक पैमाना है जिसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रमाणिक पैमाना को किसने शुरू किया और उसका नाम क्या है। प्रमाणिक पैमाना जो भूमि को नापने के लिए आया उसको कहा गया गज ए सिकंदरी। क्या? गज ए सिकंदरी कहा गया। और इस गज ए सिकंदरी को प्रमाणिक पैमाना के रूप में एक प्रसिद्धि मिली। याद ये रखना है कि ये किसने शुरू किया? सिकंदर लोदी ने ही इसको संचालित किया। आगरा शहर को बसाया किसने? सिकंदर लोदी ने ही बसाया। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? आपको मैं बता दूं, अशोक के शिलालेख जब लिखे गए थे तो वहां पर अगर देखा जाए उसको पढ़ने वाला कौन था, यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिएगा, अशोक के शिलालेखों की बात करें तो जॉन प्रिंसेप का नाम आता है। अशोक के शिलालेखों की लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि का नाम आता है। देवनागरी में होता तो सारे के सारे पढ़ गए होते। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको लॉक करना है। देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे कहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? अगर मैं आपसे कह दूं कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं, हम कहेंगे सबसे पहले राष्ट्रपिता। तो सबसे पहले राष्ट्रपिता को कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बोस ने करी, सुभाष चंद्र बोस, 30 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर 35 से 40 के बीच में मिलने वाले हैं। क्या आप सब तैयार हैं? बहुत बढ़िया। और ये आपके लिए एक ऐसा वीडियो हमने प्रारूप के रूप में दिखाया है, मुझे लगता है कि आपको रात्रि 10 बजे डिटेल व्याख्यात्मक क्लास भी मैराथन में करा दी जाए और मॉक टेस्ट जो नए पैटर्न पर है वो करा दिए जाएं। कोई भी समझौता हम आपके एनसीईआरटी सिलेबस से कतई नहीं करना चाहते। कोई भी बहन, कोई भाई एक बार फॉलो जरूर करें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के साथ, सेल्फ स्टडी के साथ हम लोग मिलकर एग्जाम को तोड़ देंगे, टेंशन नहीं लेना। आपको 2 से 3 क्लास में हम आपको दिखाएंगे कि लेवल क्या होता है, केवीएस को हम कैसे ब्रेक करेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था बेटा, आंसर हमारा बी चला जाएगा, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। 32, महात्मा गांधी निम्नलिखित में किनसे अधिक प्रभावित थे? आपको जवाब देना है, चलिए बताइए। ठीक है, अच्छा मैराथन डिटेल्स में करा देंगे, कोशिश रहेगी बेटा, बस लोग जुड़ेंगे। देखिए, सामने अगर कोई भागवत भी कह रहा है और उसके सामने अगर ऑडियंस नहीं है, मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल बेबाक बोल देता हूं, ऑडियंस नहीं है तो आप ये बताओ कोई भी पंडित या कोई भी मौलवी अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा? नहीं करेगा, है ना। आप समझो इस चीज को। हम रात्रि के 10 से 11 बजे 12 बजे अगर क्लास लेंगे तो हम चाहेंगे ना हमारे स्टूडेंट, हमारी कोई बहन, हमारा कोई भाई हमारे साथ थोड़ा सा सहयोग ये करें कि बस मोबाइल चलता रहे और आपस में ऐसे ही बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा। आंसर हमारा किसके साथ? बी के साथ लॉक हो जाएगा। क्या बताइए? लियो टॉल्स्टॉय इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत से बच्चे कार्ल मार्क्स मार रहे हैं, गलत है बेटा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। चलो बहुत सुंदर। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो राष्ट्रीय जनगणना देखिए, आप सन 72 की बात करें तो 72 से लेकर जो है आप अब तक जनगणना को कर रहे हैं। जनगणना होती है हर 10 साल बाद होती है और 10 ईयर का एक ऐसा जो है एजेंडा होता है। हर 10 ईयर में जो कि जनगणना होती है, 2011 में हुई तो 2021 में होनी चाहिए थी। आप कहोगे सर नहीं हुई, रीजन दोस्तों कोरोना रहा है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है
उसका नाम क्या है? आर वेंकटरमन, यानी आर वेंकटरमन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या जयंत नार्लिकर। यहाँ पर आंसर हमारा जाएगा किसके साथ? यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, अब देखिए क्वेश्चंस के ऑप्शंस गलत हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शंस गलत हैं, आंसर होगा ही नहीं, कोई नहीं होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूं स्वामीनाथन। क्या होना चाहिए? स्वामीनाथन होना चाहिए। क्यों गलत मारूंगा भाई, स्वामीनाथन होना चाहिए। वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक है, ये श्वेत क्रांति के जनक है, आपको याद रखना है। आइए क्वेश्चन पर आएंगे और इसके बाद करंट अफेयर पर स्टार्ट करेंगे। 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के रखेंगे, तो आज का प्रारूप हम करंट अफेयर तक ही रखेंगे इस वीडियो का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक पैमाना मिल गया होगा, आपको एक तरीका मिल गया होगा। पेडागोजी से लेकर समेत आपकी सारी डिटेल क्लास भी आपको रात्रि 10 बजे हमने टाइम फिक्स कर, रात के 10 बजे का एक ऐसा समय जो आपके लिए केवीएस एग्जाम, हाँ 10 से लेकर 10:15, 10:20, कुल मिलाकर 10 बजे के बाद ही आपको क्लास में आना है। रात्रि 10 बजे एक टाइम फिक्स कर दिया है, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। ठीक है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडको उपनिषद से आंसर बी हो जाएगा। करंट अफेयर में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और करंट अफेयर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे और वीडियो को एंड करेंगे और फिर इससे बढ़िया बड़ी बड़ी लॉन्ग क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। आज से हमने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, टेंशन नहीं लेने का, प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का है, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में इस बार ट्रेंड होंगे, सबसे चुनिंदा रखेंगे। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने कहां बिजली उत्सव का आयोजन किया है? आपको लॉक करना है। बिजली उत्सव जो है कहां पर मनाया गया? कुल मिलाकर ये आपसे पूछा गया है। बहुत सुंदर। हाँ, आरईसी का मतलब होता है बेटा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन। क्या होता है? आरईसी का मतलब होता है रूरल, जो ग्रामीण परिवेश की लाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, नवरत्न कंपनी है ये। और ये दोस्तों आपका असम क्षेत्र के साथ आंसर भी हो जाएगा। असम में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। तो आर का मतलब है रूरल, ई का मतलब है इलेक्ट्रिफिकेशन और सी का मतलब है कारपोरेशन। क्लियर है? तो ये जो है बिजली विभाग ने जो है ये कहां पर किया है? ये आपका हो जाता है भैया असम में किया है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में पीएम मोदी कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? आपको लॉक करना है, बताइए। स्वागत है। बहुत सुंदर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि भाई ये तो हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहते हैं। 37 नंबर का जो आंसर है वो क्या चला जाएगा? कर्नाटक के साथ चला जाएगा। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है कर्नाटक में हुआ है, जो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? नेपाल, मलेशिया, भारत और बांग्लादेश। 38 नंबर का जो आंसर है वो नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है ना, याद रखिएगा। नेपाल में काली नदी के साथ साथ भारत का विवाद भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 39, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? बताइए। तो बताइए भैया, बेंजामिन साहब ने कौन से देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस मलेशिया, भारत, इजराइल और बांग्लादेश हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन साहब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 4 हो जाएगा। इजराइल काफी विवादों में रहा था पिछली बार, पिछले साल आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी जो है आपका चल रहा है, रूस का यूक्रेन का चल रहा है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। इजराइल में यानी जेरूसलम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रत्येक नागरिक जाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है? यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेहतरीन बनेगा, बेहतरीन साबित होगा, हुकुम का पत्ता साबित होगा। बताइए। हाँ, मोगला बंदरगाह।
देखिएगा, अगर मोगला बंदरगाह की बात करें तो ये मोगला बंदरगाह क्या है? मोगला बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। मोगला बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों के अंतर्गत आने वाला ये बंदरगाह भारत ने स्थापित किया है। और इस बंदरगाह को भारत ने स्थापित कहां पर किया है? इसको किया है भारत ने बांग्लादेश में स्थित किया है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, और इस मोंगला एक्सपोर्ट को किसमें चिन्हित किया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इस बार शामिल किया गया है। इसलिए आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा किसके साथ बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है? आंसर थर्ड के साथ लॉक हो जाएगा। तो आप सभी को टाइमिंग बार बार तो मुझे बतानी नहीं होगी। आप सभी को मैं फिर से कहूंगा कि 10 बजे या 10:20 पर अपन क्लास को फिक्स करेंगे, ठीक है ना? तो आप 10 बजे यहाँ पर वेट करेंगे, 10 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, रात्रि 10 बजे। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आज ही आपको एक ऐसा डेमो दिखाया था जिससे आपको यहाँ पर भरोसा हो जाए कि हाँ, तैयारी चार चांद लगने वाले हैं। सभी को बता दो, जितने केवीएस हमारे केवीएस वाले प्रेमी हैं